1947 का साल हर एक भारतीय के दिल में ये तारीख बस गई है। आजादी मिली, पर साथ ही दर्दनाक बंटवारा भी हुआ। देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। इतने सारे लोग उजड़ गए, दुनिया ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। आजादी की खुशी के बीच जम्मू कश्मीर एक चौराहे पर खड़ा था। कई रियासतों की तरह इसे भी फैसला करना था, भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले या फिर अलग रहे। इतनी खूबसूरत जगह, इतने अलग अलग तरह के लोग, ये नए नए बने भारत और पाकिस्तान के बीच एक मोहरे की तरह फंस गया। कश्मीर की जगह और वहां के लोगों ने इस फैसले को और भी मुश्किल बना दिया। बंटवारे का खौफनाक मंजर चल ही रहा था कि हथियारबंद कबायली, जिनके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जाता है, कश्मीर में घुस आए। पूरा इलाका दहशत में आ गया। उस वक्त की हिंसा और अनिश्चितता ने कश्मीर के लोगों के लिए हालात और भी बदतर बना दिए। महाराजा हरि सिंह, जो उस समय कश्मीर के राजा थे, उनके सामने एक बहुत बड़ा फैसला था। दोनों तरफ से उन पर बहुत दबाव था और उनके राज्य का भविष्य अधर में लटका हुआ था। अपनी प्रजा को हमलावरों से बचाने के लिए उन्होंने भारत में विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। ये फैसला आसान नहीं था और हमलावर फौज के खतरे ने इसे और भी मुश्किल बना दिया था। बंटवारे के समय रियासतों को विलय का अधिकार दिया गया था। इसी अधिकार के तहत महाराजा हरि सिंह ने यह फैसला लिया। पूरे जम्मू कश्मीर पर भारत के दावे की यही बुनियाद है, जिसमें वो हिस्सा भी शामिल है जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है। विलय पत्र एक कानूनी दस्तावेज था जिसने कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने इस विलय को नहीं माना। उसने कहा कि कश्मीर में ज्यादातर मुस्लिम आबादी है, इसलिए ये उनका हिस्सा होना चाहिए। विलय को लेकर यही असहमति इस झगड़े की जड़ है। इस तरह शुरू हुआ एक लंबा झगड़ा जो आज तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। ये बीते जमाने के अनसुलझे मसलों की एक कड़वी याद दिलाता है। कश्मीर का मुद्दा दुनिया के सबसे पुराने और पेचीदा झगड़ों में से एक है, जो लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालता है और दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित करता है। भारत का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर दावा विभाजन के समय घटी घटनाओं से जुड़ा हुआ है। 1943 का विभाजन एक बहुत बड़ी घटना थी, जिससे न केवल दो अलग अलग देश भारत और पाकिस्तान बने, बल्कि कई क्षेत्रीय विवादों के बीज भी बोए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कश्मीर संघर्ष है। स्वतंत्र भारत के गठन के पीछे जो सिद्धांत थे, वे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और एकता के आदर्शों में निहित थे। ये सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए थे कि नए बने देश के हर क्षेत्र और समुदाय की आवाज और भविष्य में हिस्सेदारी हो। महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित विलय पत्र कश्मीर के भारत में विलय का एक कानूनी और ऐतिहासिक प्रमाण है। यह दस्तावेज केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज था जिसने जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में औपचारिक रूप से शामिल किया। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा स्वीकार किए गए इस दस्तावेज ने भारतीय संघ में कश्मीर के स्थान को पक्का कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने भारतीय नेतृत्व और कश्मीर के लोगों दोनों की एकीकृत भारत का हिस्सा बनने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। भारत का मानना है कि यह विलय बिना शर्त और अपरिवर्तनीय था, जिससे पूरे क्षेत्र पर उसकी संप्रभुता मजबूत हुई, जिसमें वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। यह रुख इस विश्वास पर आधारित है कि विलय एक अंतिम और बाध्यकारी फैसला था, जो उस समय जम्मू कश्मीर के लोगों और नेतृत्व की इच्छा को दर्शाता है। इसके अलावा भारत लोकतंत्र के सिद्धांत को कायम रखता है, इस बात पर जोर देता है कि भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त की गई कश्मीरी लोगों की इच्छा भारत का अभिन्न अंग बने रहने का स्पष्ट रूप से समर्थन करती है। इस क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने लगातार दिखाया है कि कश्मीर के लोग भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेना चुनते हैं। भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कश्मीरी लोगों की निरंतर भागीदारी भारत के दावे को मजबूत करती है, जो भारतीय नागरिक होने की उनकी स्वीकृति को प्रदर्शित करती है। यह भागीदारी भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा बनने की उनकी इच्छा और भारतीय संविधान में उनके विश्वास का स्पष्ट संकेत है। भारत की स्थिति केवल क्षेत्रीय अखंडता की बात नहीं है, बल्कि अपने संविधान में निहित मूल्यों, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता भी है। ये मूल्य भारत की पहचान और शासन के प्रति उसके दृष्टिकोण की आधारशिला है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जम्मू कश्मीर सहित प्रत्येक नागरिक समान अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद ले।
भारत इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कश्मीर मुद्दे के समाधान को सर्वोपरि मानता है। शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में चल रहा संवाद और प्रयास सभी नागरिकों के लिए सद्भाव बनाए रखने और स्थिर वातावरण को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। पाकिस्तान का कहना कश्मीर मुद्दे पे इंडिया से बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान का मानना है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जबरदस्ती और छल से करवाया गया था और इसमें कश्मीरी लोगों की राय नहीं ली गई थी। उनका कहना है कि कश्मीर में ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं, इसलिए ये इलाका पाकिस्तान का होना चाहिए। वो कहते हैं कि इंडिया कश्मीर में लोगों के साथ ज्यादती करता है और उन्हें आज़ादी नहीं देता। पाकिस्तान हमेशा से चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस कश्मीर में जनमत संग्रह करवाए ताकि कश्मीरी लोग अपना भविष्य खुद चुन सकें। उनको लगता है कि अगर जनमत संग्रह हुआ तो कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाएगा। कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है और उनकी पहचान से जुड़ा है। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है और इंडिया के साथ उनके रिश्तों को प्रभावित करता है। चौथा भाग, लोगों की आवाज। कश्मीरी लोग इस बड़े राजनीतिक झगड़े के बीच, इस लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक झगड़े में फंसे हुए हैं कश्मीर के लोग। उनकी आवाज, उनकी उम्मीदें और उनके संघर्ष अक्सर भारत और पाकिस्तान के अलग अलग कहानियों में दब जाते हैं। कश्मीर के लोगों ने दशकों से संघर्ष, हिंसा और सेना की मौजूदगी झेली है, जिसने उनके सामाजिक ताने बाने पर एक गहरा निशान छोड़ा है। वे शांति, स्थिरता और डर और अनिश्चितता से मुक्त जीवन चाहते हैं। उनकी आकांक्षाएं कई तरह की और जटिल हैं। जहां कुछ लोग भारत और पाकिस्तान दोनों से पूरी आजादी चाहते हैं, वहीं कुछ लोग मौजूदा ढांचे के भीतर ही ज्यादा स्वायत्तता और खुद का शासन चाहते हैं। कश्मीर के लोगों की असली शिकायतों को दूर करना, जिसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन और राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने के आरोप शामिल हैं, किसी भी स्थायी समाधान के लिए बहुत जरूरी है। कश्मीर मुद्दे का कोई भी स्थायी समाधान कश्मीरी लोगों की भलाई और आकांक्षाओं को प्राथमिकता देना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी आवाज सुनी जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। भाग 5, अमित शाह का दावा, जो खोया था उसे वापस पाना। हाल ही में प्रमुख भारतीय हस्तियों के दावेदार बयानों के बाद पाक अधिकृत कश्मीर के भविष्य को लेकर चर्चा ने फिर से जोर पकड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता पर अपने कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं, ने घोषणा की है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और इसे वापस लेने का संकल्प लिया है। उनका बयान भारतीय राजनीति के कुछ वर्गों की भावना को दर्शाता है, जो पीओके की वापसी को अधूरा काम, राष्ट्रीय गौरव और ऐतिहासिक न्याय का मामला मानते हैं। ये दृष्टिकोण भारत के दावे के ऐतिहासिक और कानूनी आधार पर जोर देता है, विलय पत्र का हवाला देते हुए, और इस क्षेत्र पर पाकिस्तान के नियंत्रण को नाजायज मानता है। शाह की घोषणा, जहां एक ओर भारतीय जनता के एक वर्ग की भावनाओं को प्रतिध्वनित करती है, वहीं शांतिपूर्ण बातचीत और सुलह की वकालत करने वालों की आलोचना का भी पात्र बनी है। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह की घोषणाएं तनाव बढ़ा सकती हैं और बातचीत के जरिए समाधान खोजने के प्रयासों को कमजोर कर सकती हैं। सेक्शन 6, नेविगेटिंग द लैबिरिंथ, डिप्लोमैटिक एवेन्यूज फॉर रेजोल्यूशन। मतलब कश्मीर मसले का हल कैसे निकले, इस पर बात करेंगे। कश्मीर मसले का हल निकालना बहुत ही पेचीदा है। इसके लिए डिप्लोमेसी, राजनीतिक इच्छा शक्ति और अमन के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों की सच्ची प्रतिबद्धता चाहिए। इस क्षेत्र का इतिहास संघर्षों से भरा है और किसी भी हल के लिए कश्मीरी लोगों की गहरी शिकायतों और आकांक्षाओं को संबोधित करना जरूरी है। दोनों देशों को बातचीत के महत्व और शांतिपूर्ण समाधान के लाभों को समझना होगा, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए। दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत, भले ही अक्सर तनावपूर्ण और रुक रुक कर ही क्यों न हो, एक दूसरे को मंजूर हल ढूंढने का सबसे बेहतर तरीका है। ये बातचीत दोनों पक्षों को अपनी चिंताएं व्यक्त करने और साझे लक्ष्यों की ओर काम करने का मौका देती है। मुश्किलों के बावजूद लगातार बातचीत और संचार से ऐसे हल निकल सकते हैं जो अविश्वास के मौजूदा माहौल में नामुमकिन लगते हों। लेकिन दशकों के अविश्वास और दुश्मनी ने दोनों देशों के बीच एक बड़ा भरोसे का फासला पैदा कर दिया है, जिससे बातचीत में बाधा आ रही है। यह गहरा शक एक बड़ी रुकावट है जिसे दोनों पक्षों को दूर करना होगा।
भरोसा बनाना एक धीमा प्रोसेस है, जिसके लिए पारदर्शिता, विश्वास बढ़ाने वाले उपाय और पुराने गिले शिकवे भूलकर आगे बढ़ने की इच्छा चाहिए। किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र या किसी ऐसे देश की जिस पर दोनों सहमत हों, बातचीत को आगे बढ़ाने और दोनों पक्षों के बीच की खाई को पाटने में मदद कर सकती है। तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नए नजरिए दे सकती है और उन विवादित मुद्दों को सुलझाने में मदद कर सकती है जिन्हें सिर्फ दोनों देशों की बातचीत से हल नहीं किया जा सकता। एक निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि दोनों पक्षों को सुना और सम्मानित महसूस हो। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता हालांकि कोई रामबाण इलाज नहीं है, लेकिन खुली और स्पष्ट बातचीत के लिए एक मंच प्रदान कर सकती है, जिससे तनाव कम हो सकता है और एक ऐसा माहौल बन सकता है जो समाधान तलाशने के लिए अनुकूल हो। इस तरह के मध्यस्थता के प्रयास अंतर्राष्ट्रीय दबाव और समर्थन भी ला सकते हैं, जिससे दोनों देशों को अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने और एक स्थायी शांति की ओर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। हालांकि इस तरह की मध्यस्थता की सफलता भारत और पाकिस्तान दोनों की नेक नियति से काम करने और अपने रुख में लचीलापन दिखाने की इच्छा पर निर्भर करती है। एक दूसरे के नजरिए को समझने के सच्चे प्रयास और समझौते करने की तैयारी किसी भी कूटनीतिक पहल की सफलता के लिए जरूरी है। अंततः शांति का रास्ता दोनों देशों के नेताओं और लोगों के हाथों में है, जिन्हें झगड़े के बजाय बातचीत को प्राथमिकता देनी होगी। भाग 7, बातचीत से आगे शांति के दूसरे रास्ते ढूंढना। कूटनीतिक कोशिशें जरूरी हैं, लेकिन इलाके में शांति और सुलह के दूसरे रास्ते देखना भी उतना ही जरूरी है। लोगों का आपस में मिलना जुलना, जिसे अक्सर ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते हैं, दूरियों को कम करने और समझ बढ़ाने में बहुत मददगार हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम, पढ़ाई लिखाई में सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, भरोसा बढ़ सकता है और शांति के लिए लोग एक साथ आ सकते हैं। कश्मीर के लोगों की बुनियादी आर्थिक और सामाजिक मुश्किलों को हल करना झगड़े सुलझाने के लिए सही माहौल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे में निवेश करने से स्थानीय लोगों को ताकत मिल सकती है, आर्थिक विकास हो सकता है और शांति की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ सकती है। लोगों के असंतोष की असली वजहों को दूर करके और बेहतर भविष्य के मौके देकर उग्रवाद और हिंसा के आकर्षण को कम किया जा सकता है।